हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू MKJC। और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आज का मुद्दा जो हमारा है दैट इज, क्या मुद्दा है आज? देखो कितना स्पेशल मुद्दा लेके आए हैं। दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। हमारी एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक ही यही बनता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और ये मुद्दा मैम को लग रहा है बड़ा स्पेशल है। यस, बहुत स्पेशल है बेटा, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ ना कि इन चीज़ों से जो ज़्यादातर जो लोग आप कह सकते हो कि इन्फेक्टेड हैं, वो 15 से 24 ईयर्स की एज ग्रुप के लोग हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स। क्या है ये, कैसे, क्या इसको इलेबोरेट करके लिखे? सबसे पहले अगर हम इलेबोरेट करके लिखते हैं तो क्या आती है इसकी फुल फॉर्म? क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। या मैंने साथ में क्या लिखा है? STDs। सेकेंड नेम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी कह सकते हो। या इसका एक और नेम होता है, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, जो नेम हमारी एनसीईआरटी में भी है, इनको हम बोलते हैं बेटा वेनेरियल डिजीजेज। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट infections means the UTIs, है ना? UTIs, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव। यूटीआई क्यों बोल रही हूँ मैं इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये इसके कुछ ऑल्टरनेट नेम्स हैं, STI, STDs या वेनेरियल डिजीजेस, एक ही बात है। तो बेटा ये मुद्दा भी, ये भी मैंने क्या कहा था, ये सारा का सारा चैप्टर क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन फॉर यू। तो आपकी एज के पीपल भी देखो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 15 to 24। इससे नीचे वालों का लेक्चर सुनने में कोई काम ही नहीं है, इससे ज़्यादा वाले आई डोंट थिंक सो। तो इसी एज ग्रुप के मैक्सिमम आप बच्चे हो बेटा। और एनसीईआरटी के अंदर ये एज ग्रुप मेंशन किया हुआ है कि 15 to 24। ऑल दो वी ऑल आर वल्नरेबल, सब में हो सकती हैं, किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये बीमारियां हो सकती हैं। कौन सी बीमारियां हैं, पहले इनका डेफिनेशन और लिख लो, फिर इस मुद्दे की बात करेंगे। STI या STDs क्या होती हैं? डिजीजेस transmitted through sexual intercourse with the infected persons। तो बेटा इस लेक्चर को ना बड़ा अपना दिमाग खोल के और फिर हम सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो क्या होती हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस? द इन्फेक्शंस और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन्स, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ऐसे नहीं कि हाथ लगाया और STI हो गया, नहीं होता। क्या इन्वॉल्व है? टू बॉडीज के जो फ्लूइड हैं उनका कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, और वो कब आते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये यहाँ पे ज़रूरी है। और अब 15 to 24 एज ग्रुप के बच्चे ही क्यों? क्योंकि इनको आज के, देखो अभी तो ज़माना बड़ा चेंज हो गया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास है ना बड़े छोटे हर एज ग्रुप के फ्रेंड्स हैं। अदरवाइज़ पहले बड़े लोगों के साथ खेलने ही नहीं देते थे, नहीं नहीं पता नहीं क्या बातें करेंगे बड़े एज ग्रुप के बच्चे। ऊपर से हमारा एजुकेशन, हम लोग तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो देखो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन तो काफ़ी कुछ हम लोगों को पता है। लेकिन पहले टाइम की अगर मैं बात करूँ, और आज भी काफ़ी सारे एरियाज, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है बेटा जहाँ पे लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, और वो जस्ट एक सोशल एनिग्मा है उन लोगों के लिए इन टॉपिक्स पे बात करना। तो और एनसीईआरटी ने क्योंकि अभी ये एज ग्रुप लिख दिया है 15 to 24,
दो मैंने आपको क्या बताया, ऑल दो वी ऑल आर वल्नरेबल, हम में से किसी को भी ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोन एज ग्रुप है दैट इज़ 15 to 24 ईयर्स, बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू दिस एज ग्रुप। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट तो हमने क्या किया, इनके कुछ ऑल्टरनेटिव जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं एसटीडीज़ के लिए उनको हमने जाना, एसटीडी का हमने एक डेफिनेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं ये होती कैसे हैं। मैम अभी डेफिनेशन में लिखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स? नहीं, और भी बेटा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है इसके। और क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो अकॉर्डिंग टू आर, हम अपनी एनसीईआरटी की बाउंड्री से चलेंगे और थोड़ा अपनी भी बुद्धि और बेजा लगाएंगे हमें भी, क्योंकि सब लोग को पता है कैसे फैलती हैं ये डिजीजेज। तो सबसे पहले क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल जाएगी? नहीं, ओनली तभी फैलेगी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, कैसा, अनप्रोटेक्टेड, तभी कहा जाता है कि बैरियर जो है हमेशा रखने चाहिए। बैरियर क्या करते हैं, एक तो कंसेप्शन से बचाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, सेकंड हमें इस तरह के इन्फेक्शन से भी बचा लेता है। तो सेक्सुअल, इसको और क्या लिख सकते हो आप, अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है हमारे पास, सेकेंड रीजन कुड बी शेयरिंग, शेयरिंग, शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, शेयरिंग इंजेक्शन needles and surgical instruments with the infected person, with the infected person। आप सभी लोग सैलून वगैरह में तो जाते ही हैं ना, बाल कटवाने जा रहे हैं, शेव करवाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एवरी टाइम, या आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं, किसी तरह का कोई ब्लड टेस्ट करवाया है या आपको किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन लगवाना है, तो आपने हमेशा देखा है ना नर्सिस क्या करती हैं, सिरिंज हमेशा चेंज करती हैं इंजेक्शन। आजकल तो डिस्पो वैन और वो सब है ना, मैं किसी ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहती, तो डिस्पोजेबल सिरिंजीस आ गई। अगर डिस्पोजेबल नहीं भी हैं तो आगे से सिरिंज को तो चेंज किया ही किया जाता है। किस वजह से, अभी क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसे हैं अब, क्योंकि ये कहाँ पे इन्फेक्शन है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अभी किसी को अगर कोई इन्फेक्शन इस तरह का है भी और वो जाके बैठ गया, तो किसी को बाहर से तो दिखाई नहीं देगा कपड़ों के अंदर किसको कोई प्रॉब्लम है, और कई बार पर्सन को खुद भी नहीं पता होती। फीमेल के केस में तो मोस्टली एसिम्टोमेटिक ही रह जाती हैं, सिम्टम्स होंगे भी तो बड़ी लेटर स्टेज पे फीमेल्स को पता चलते हैं। तो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से का इंजेक्शन, सपोज वो नीडल उसकी बॉडी को पायर्स करके आई और वही नीडल आपके लिए यूज़ कर ली गई, तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाने का डर है। या किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे ये आप लोग हेयर वेयर कटवाने और ये शेव और ये सब बाल वाल हटवाने जाते हैं तो वहाँ पे वो उस्तरा या ब्लेड जो होता है उसको चेंज किया जाता है ना, इसी डर से कि किसी को कहीं कोई कट या कुछ लग गया तो उसका ब्लड आ गया वहाँ पे, और वही ब्लड, वही उस्तरा या वही ब्लेड अगर आपकी बॉडी पे यूज़ कर लिया गया और आपको भी कहीं उससे कट लग गया तो क्या हो जाएगा, वो पैथोजन तो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा। एड्स के केस में भी आप सभी लोगों ने ये सब डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ और क्या कारण इसका हो सकता है, क्या हो सकता है पता है, वो है मदर इन्फेक्टेड, मदर टू दी डेवलपिंग फीटस। हमारी बुक के अंदर बनाए हुए 4 पॉइंट, वो 4 पॉइंट आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो उसमें पहला पॉइंट है सेक्सुअल इंटरकोर्स, नंबर 2 है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्डोम, तो मैंने उसी में एक ही पॉइंट में लिख दिया अनप्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब आप समझ गए। दूसरा, किसी भी तरह से अगर आप इंजेक्शन नीडल या किसी भी तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर कर रहे हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तब चांसेस हैं। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से टू दी डेवलपिंग फीटस। ये सारे के सारे क्या हैं, इन सभी रीजंस की वजह से क्या हो सकता है, एक दूसरे से जो है इन्फेक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जा सकता है।
ये तो हो गए बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब क्या है, अब ये जो हम एसटीडीज की बात कर रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये किस वजह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और क्या क्या इनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट्स के लिए हम एक टर्म और बेटा यूज करते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी पैथोजेंस। तो कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, देखो बेटा पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं बैक्टीरिया, वो हो सकते हैं फंजाई, वो हो सकते हैं प्रोटोजोन, वो हो सकते हैं वायरसेस, तो हम बहुत सारे हो सकते हैं, नीमेटोड्स, ये वो फलाना ढिमका। तो हमें वो चीज़ें नहीं डिस्कस करनी, हम सिर्फ उन्हीं पॉजिटिव एजेंट्स की बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इनको डिस्कस करने लगे कि नीमेटोड्स को भी करो, फंगस को भी करो, क्लेमाइडिया को भी, इसको इसको सबको करो, तो बेटा इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी, इररेलीवेंट हो जाएगी, ना आपसे लर्न होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम सिर्फ उतना ही जितना हमारे कोर्स के अंदर गिवन है, सिर्फ उतने की बात करेंगे। क्योंकि जब आप बहुत सारी रेफरेंस बुक या हायर किसी कंपटीशन इंस्टीट्यूट की अगर आप वो कुछ नोट्स की या किसी चीज़ की बात करते हैं, उनके सप्लीमेंट्स की, तो वहाँ पे बहुत सारा बड़ा लंबा लिस्ट दिया होता है। तो डू नॉट वरी अबाउट ऑल दैट, सिर्फ उतनी चीज़ों की बात करो जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो पॉजिटिव एजेंट हमारी एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किए गए हैं बेटा 3 टाइप के। और वो 3 टाइप के पॉजिटिव एजेंट क्या है, एनसीईआरटी ने बात की है एक तो बैक्टीरिया की, और एनसीईआरटी ने बात की है वायरसेस की, और एनसीईआरटी ने बात की है प्रोटोजोन्स की। किसकी? और तीसरी बात है प्रोटोजोन्स की। चलिए, तो बेटा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज हमने पढ़नी है, एक तो हमने पढ़नी है गोनोरिया, दूसरी हमने पढ़नी है सिफिलिस। देखो ये वही नेम है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर आए हैं, बस मैं उसको टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर लिख रही हूँ। तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लेमाइडिया या क्लेमाइडिएसिस। वायरसेस में हमें पढ़नी है, एक तो हमें पढ़नी है जेनाइटल हर्पीस, एक हमें पढ़नी है जेनाइटल वॉर्ट्स, एक हमें पढ़नी है हेपेटाइटिस बी, और एक हमें पढ़नी है क्या, एड्स, HIV या एड्स। उसके बाद है हमारे पास प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में सिर्फ हमारे कोर्स में एक ही है, कोर्स में मींस एनसीईआरटी के अंदर एक ही दी है, दैट इज ट्राइकोमोनिएसिस, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसको ऑल्टरनेट नेम ल्यूकोरिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो इन डिजीजेस की बात करनी, बस इससे बाहर हमें कहीं पे भी नहीं जाना है। तो पॉजिटिव एजेंट कुड भी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, और प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। तो उनसे होने वाली डिजीज को अब हम 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दीज 3। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, बैक्टीरियल एसटीआई पे। और सबसे पहला जो बैक्टीरियल एसटीआई है दैट इज गोनोरिया। स्पेलिंग्स ध्यान रखना। अब पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस पॉजिटिव एजेंट का नेम है बेटा निसेरिया गोनोरी। क्या नेम है, ये जो पॉजिटिव एजेंट है ना बेटा, ये हमें याद रखना, दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी। क्या होता है इस डिजीज में, इस डिजीज में क्या होती है, स्वेलिंग्स होती हैं। कहाँ पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। क्या होगा, स्वेलिंग्स, है ना। स्वेलिंग से अच्छा वैसे वर्ड जो बढ़िया लिखना चाहिए ना, वी नीड टू यूज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स। जितने भी हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, जैसे मेल में क्या हो गई पेनिस, फीमेल में क्या हो गया वेजाइना, तो वहां पे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन। ये है स्टार्टिंग के सिम्टम। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, धीरे 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 ये सिम्टम बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चले जाएंगे, जेनाइटल डक्ट्स।
जेनाइटल डक्ट से होते होते ये कहाँ पे चले जैसे जैसे जेनाइटल डक्ट की मैं बात कर रही हूँ, सपोज फीमेल के केस में आप बात करो फैलोपियन ट्यूब्स की, कि पहले ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है ना बेटा, है ना, ये है यूटरस, यूटरस के नीचे है ये सर्विक्स, और ये है पूरा का पूरा, अरे, वेजाइना, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइनल ओरिफिस। तो यहाँ से किसी भी इन्फेक्टेड मेल के साथ सपोज फीमेल ने इंटरकोर्स किया, तो इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है, वेजाइना से होते होते पूरी की पूरी वेजाइनल कैनाल, ये लो वेजाइनल कैनाल में धीरे 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 क्या होनी शुरू हो गई, इचिंग होनी शुरू हो गई, फ्लूइड डिस्चार्ज होने शुरू हो गए, और इन्फ्लेमेशन हो गई। ये इन्फ्लेमेशन नहीं पता चल रही, हमें नहीं पता चल रहे सिम्टम, अभी हल्की फुल्की जो इचिंग है सिर्फ वो फील हो रही है, ठीक है, अभी नहीं ध्यान दिया गया, हम डॉक्टर के पास नहीं गए कोई बात नहीं, ये फिर क्या हो जाएगी फर्दर एडवांस स्टेजेस पे, कहाँ चली गई, सर्विक्स तक, सर्विक्स से होते होते यूटेरस में आ गई, यूटेरस से कहाँ पहुँच गई, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद तो बेटा परेशानी और बढ़ गई। क्यों, ये कहाँ पहुँचने का डर रहता है कि अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे हम इन डिजीजेस को, देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी फिम्ब्रिय, और फिम्ब्रिय के पास क्या होती हैं यहाँ पे, ओवरीज। तो ये इन्फेक्शन यहाँ से पहुँचता पहुँचता यहाँ से ट्रैवल होता 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 फैलोपियन ट्यूब में आया आया आया, और फैलोपियन ट्यूब से निकला बाहर। अब बाहर निकलती, अब ओवरी तो कहाँ पे प्रेजेंट होती, एकदम इसके नीचे ऐसे टच नहीं होती ओवरी, और इसमें थोड़ा सा ऐसे गैप होता है, कहाँ है ये गैप, आपको नजर आ रहा है, देर इज ऑलवेज, दिस इज ओवरी, और ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे होती है ओवरी, हवा में है, पर हवा में नहीं है, मैंने बताया था ना, कौन, ओवेरियन लिगामेंट इसको सपोर्ट करके रखते हैं, मीजोवेरियम हम जिसको बोलते हैं, या और लिगामेंट्स की जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो ये लिगामेंट ने इसको पकड़ा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में। तो कहाँ पे है ये हमारी, मतलब एब्डोमिनल नहीं, पेल्विक कैविटी के अंदर। तो ये सारा का सारा रीजन हमारा कौन सा है जहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है, वो क्या होता है, पेल्विस। तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन यहाँ से आता 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 कहाँ आ गया, ये सारा का सारा रीजन क्या है, ये है हमारा पेल्विस या पेल्विक रीजन। तो ये सारा का सारा इन्फेक्शन आते 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 कहाँ आ गया, हमारे पेल्विक रीजन में। तो पेल्विस में भी क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई, और यहाँ तक आते आते तो बस ये सोचो कि ये इतना फैटल हो गया, इट में लीड टू द डेथ ऑफ द फीमेल और द मेल। तो पहले तो बाहर बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल्स का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर रहे हैं, अगर वहीं पे सिम्टम नजर आ रहे हैं ना बेटा, तो वहीं पे इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। नहीं किया, वो धीरे धीरे अंदर डक्ट्स में जाएगा, डक्ट से होते होते ये फर्दर और अंदर की डक्ट्स और ट्यूब्स में पहुंच जाएगा, वहां से जाते 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 ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, पेल्विक रीजन में, और पेल्विक रीजन में जाके ये क्या कोज करता है, इन्फ्लेमेशन, और उस इन्फ्लेमेशन से क्या हो जाती है, हमें बड़ी बीमारी जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, या पेल्विस इन्फ्लेमेशन डिजीज, PID, एंड इट इज़ वेरी 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 मच फैटल। ऐसा ही मेल के केस में भी हो सकता है। सिमिलरली मेल में है, पेनिस में है, अब यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से जाती जाती वो वास्ट डिफरेंस से जाती जाती यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच सकती है ना, और इधर स्क्रोटम तक, टेस्टिस तक, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है। तो वहाँ पे भी तो यूरेथ्रा वगैरह और ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी पेल्विस रीजन। तो पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज हो जाती है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज कैसे हो जाती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से हम पेल्विस तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, तो पेल्विक रीजन तक समझ आया कैसे पहुंचा जाता है, तो ऐसे ये डिजीज हो जाती है, और इस स्टेज तक जाते जाते इट इज मोस्ट फैटल, इट हैज बिकम ड्रेडफुल, लाइफ थ्रेटनिंग। उसके बाद जो सेकंड बेटा हमारे पास आ जाती है, दैट इज गोनोरिया के बाद आ जाता है सिफिलिस। सिफिलिस, हाँ सिफिलिस, और सिफिलिस का हमारे पास कॉजेटिव एजेंट कौन है, दैट इज अरे अरे ट्राइकोडर्मा, ट्राइको, मेरे दिमाग से निकल गया, दैट इज ट्राइकोनिम्फा पैलिडम, स्मॉल में लिखिए इसको, पैलिडम, पैलिडम।
पैलिडियम भी लिखा होगा कईयों में और पैलिडम भी लिखा होगा। तो सिफिलिस, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट लिख दिया। सिफिलिस के अंदर क्या होता है बेसिकली, सिफिलिस में भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे तो क्या हुई, इन्फ्लेमेशंस हुए, एक तरह के क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गए, छोटे छोटे दाने भी आ जाते हैं गोनोरिया की केसेस में। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बन जाते हैं बेटा, इसका जो फीचर है दैट इज दी, इनको बोलते हैं हम कैंकर्स। कैंकर्स क्या होते हैं, छाले लाइक, क्या है ये, अल्सर लाइक। कैंकर्स आ जाते हैं कहाँ पे, ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो वो छाले लाइक है ना, अल्सर लाइक जो है, आउट ग्रोथ, वो छाले पड़ जाते हैं करते करते। इसको भी क्या, अभी ये सारी की सारी जितनी भी डिजीज हैं, देखो हम तो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज कर रहे हैं, क्या है ये, क्योरेबल है, इनको क्योर किया जा सकता है। क्या ट्रीटमेंट है इसका, छाले छाले टाइप, छाला समझते हो ना, छाला भी नहीं बोलना चाहिए इसको हमें, अल्सर, अल्सर छाले लाइक ही हो गए। तो वो अल्सर लाइक जो है, इस तरह के आउट ग्रोथ्स नहीं कहेंगे हम उनको, अल्सर्स ही बोलेंगे। अल्सर्स आ जाते हैं कहाँ पे, ऑन दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उनसे फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, पेन शुरू हो जाएगी, और इट में लीड टू दी वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी और डिजीजेज इनकी वजह से हो सकती हैं। तो क्या इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, सिफिलिस के केस में पेनिसिलिन दी जाती है। उसके बाद बेटा तीसरा हमारे पास आ गया, दैट इज क्लैमाइडिएसिस। क्लैमाइडिएसिस, क्लैमाइडिएसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस। क्या है, इसको और छोटा करके लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारे पास स्पेस हो। इट इज क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस। ठीक है, तो ये है क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस। इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगी, स्वेलिंग्स या इन्फ्लेमेशन ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे क्या दिखाई देंगी, स्वेलिंग्स दिखाई देंगी। तो ये भी धीरे धीरे अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे इनको, तो दीज में लीड टू सेवरल अदर इन्फेक्शंस, और ज़्यादा बीमारियों का घर बन जाएगी बॉडी। तो इनके थोड़े थोड़े, क्योंकि इनके ना बेटा सिम्टम अगर आप देखोगे ना, इधर भी मैम ने स्वेलिंग्स लिख दिया, इन्फ्लेमेशन लिख दिया, इधर भी लिख दिया, इसका भी ऑलमोस्ट, जैसे यहाँ पे भी हल्के हल्के छोटे 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 एक तरह से ना ब्लिस्टर्स ही नज़र आते हैं यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी, इसमें खैर नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्लिस्टर्स हो गए या कैंकर्स बन गए, यहाँ पे स्वेलिंग है, यहाँ पे भी स्वेलिंग है। तो ये जो इनके सिम्टम्स होंगे ना एसटीआई के, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे हर केस में। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इनके कॉमन सिम्टम अभी मैं लिखूंगी, मैं एक स्लाइड लेके आई हूँ। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, वायरल एसटीज। और वायरल एसटीआईज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, हाँ। और ये जितनी भी बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस थी, जितनी भी बैक्टीरियल एसटीआई थी, इनका क्या क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या ये सब की सब ट्रीटेबल है भी या नहीं, क्योरेबल है, ऑल आर क्योरेबल। क्या देना चाहिए, क्या क्योर होता है इनका, बैक्टीरियल डिजीज है ना, तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में हेल्प। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 या अपना 3 to 5 डेज का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, उसी से ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अनट्रीटेड छोड़ देंगे बेटा, फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो अब आ गया हमारे पास जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज का बेटा जो हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, दैट इज हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2, या इसको हम क्या बोलते हैं, HSV2। दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द जेनाइटल हर्पीज। और जेनाइटल हर्पीज में क्या होता है, क्या होंगे, वही अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर से जो है इनके सिम्टम्स होंगे, क्या, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स भी क्या होता है, वही छाले लाइक, ब्लिस्टर्स ऑन
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ब्लिस्टर्स हैं, पेन भी करेंगे, इनमें से फ्लूइड डिस्चार्ज भी होगा, है ना, वो चीज़ें जो है मे लीड टू दी अदर प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाइए जेनाइटल हर्पीज के बाद बेटा जेनाइटल वॉर्ड्स। अब जेनाइटल वॉर्ड्स, वॉर्ड्स मतलब तो आपको समझ रहा है ना, मस्सा बोलते हैं जिसको शायद हिंदी में, मेरे ख्याल से वॉर्ड्स वही हैं। तो जेनाइटल वॉर्ड्स, वॉर्ड्स क्या है, वही मस्से लाइक आउट ग्रोथ्स। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसका पॉजिटिव एजेंट लिख लेते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या इसको हम बोलते हैं HPV, जैसे इसका नेम था ना HSV, इसका नेम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होता है यहाँ पे, सिम्टम क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन दी जेनाइटल्स। क्या होंगे वो, मस्सा, मस्सा समझते हैं ना, मस्सा जिस मतलब बिनाइन ट्यूमर लाइक, मतलब वो फैटल नहीं है, सिर्फ वायरस की वजह से एक वॉर्ट बन गया है ऑन दी जेनाइटल, और एक नहीं होते, मल्टीपल हो जाते हैं ये। तो इसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ। किसका सिम्टम है, जेनाइटल वॉर्ट्स का। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज पे आप लोग आ जाइए, जिसको हम बोलते हैं दैट इज, क्या लिखा था हमने, और हाँ उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, मैम हेपेटाइटिस भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से, यस, टाइप बी जो हेपेटाइटिस होता है ना बेटा, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से विद द इन्फेक्टेड पर्सन फैल सकता है ये बड़े आराम से। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। बेटा देखो मैक्सिमम क्वेश्चन पता कहाँ से आएगा, सिम्टम तो इनके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है, फ्रॉम दी पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट्स नहीं आप लोगों ने भूलने हैं, तो इसका है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। HBV भी आप इसको बोल सकते, जैसे इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये क्या है, ह्यूमन नहीं है, दिस इज, या वो क्या है, हर्पीज। हर्पीज यहाँ पे बच्चे क्या लिखते हैं, हर्पीज पैपिलोमा वायरस, नो इट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। यहाँ पे क्या होता है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बस कहाँ से आया है, हेपेटाइटिस मतलब हिपैटो, हिपैटो का मतलब क्या होता है, लीवर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लीवर इन्फेक्ट होता है इंसान का। अब यहाँ से लीवर तक की जर्नी बताने को मैं यही बताऊंगी, लेकिन बेटा हमारे पास एक और चैप्टर है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसको हम लोग सारी की सारी बीमारियों को विद सिम्टम इन डिटेल वहां पे डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, और इसका इकलौता, अब जैसे ये वाली डिजीज है, इट इज क्योरेबल, नॉट क्योरेबल। अगर एक बार हो गई ना, ये क्या है, नॉट क्योरेबल, अगर हो गई एक बार। लेकिन अगर बचपन में ही इसके लिए भी एक वैक्सीनेशन आता है ना हेपेटाइटिस बी का, अगर वैक्सीनेशन करवाई है तो ठीक है, अगर नहीं करवाई है तो इट इज़ नॉट क्योरेबल, अगर हो गई तो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज HIV या एड्स। एड्स इज दी एडवांस। HIV क्या है, अभी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, और वो वायरस का असर आते आते कई बार तो हमारी बॉडी में 6-7 साल ये वायरस पड़ा हुआ है, धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। एड्स होते होते कई बार 6 ईयर्स भी लग जाते हैं, और हो जाए तो 6 मंथ्स में भी हो जाए। तो इसका पॉजिटिव एजेंट सबको पता है क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलो लिख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स पे तो आप पूरे पोथे लिख सकते हो, है ना, इतने आपने प्रोजेक्ट्स और सब कुछ बनाए हुए, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के चैप्टर में। और ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये क्या करता है, ये तरह तो सबको पता है ना कैसे होता है, वही डिस्पोजेबल जो है, इनडिस्पोजेबल सिरिंजेस अगर यूज़ कर ली, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, या डेवलपिंग मदर से फीटस तक जा सकता है। कैसे जाएगा मैम, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कर सकता है, इन वायरसेस को रोक नहीं पाता। तो यहाँ पे ये करेगा क्या वायरस, जाके बॉडी में, ये बॉडी की इम्यून सेल्स को हिट करता है। क्या करता है ये, हिट्स
इम्यून सिस्टम। होता क्या है आप लोगों को पता है एड्स में बेसिकली होता क्या है, एड्स की परेशानी क्या है कि ये वायरस आ गया बॉडी में, क्या होगा, धीरे 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 बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना, ये हेल्पर टी सेल्स को और सबको मारना शुरू कर देता है वायरस, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी में किस लिए घुसता है, जस्ट टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा, हमारी बॉडी की मशीनरी को टेक ओवर करेगा। और वहाँ पे जब ये खुद मल्टीप्लाई कर रहा है तो किन को मार रहा है, हमारी इम्यून सेल्स को मार रहा है। और वो इम्यून सेल्स की डेथ के साथ साथ हम क्या कहेंगे, हमारी इम्यूनिटी पुअर हो रही है, होते 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 हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इवन अगर एड्स वाले बंदे को, HIV वाले को, एड्स वाले पर्सन को अगर एक बार खांसी जुकाम भी हो गया ना, क्योंकि बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी तो है ही नहीं, बाहर से भी दवा आप खाओगे वो लगेगी नहीं, क्योंकि दवा भी क्या करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ही तो बूस्ट कर रही है ना, इम्यूनिटी है ही नहीं बॉडी में, दवा खा के क्या करोगे, ठीक नहीं होगा। यही जरा सा इन्फेक्शन, जरा सी कोई भी छोटी सी डिजीज, छोटा सा पॉजिटिव एजेंट अगर घुस गया बॉडी में, कोई छोटी बीमारी भी आ गई, तो क्योंकि बॉडी उससे बच नहीं पा रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, तो धीरे 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 एक छोटी सी बीमारी भी उस पर्सन की डेथ का कारण बन जाएगी। तो इन लोगों को सरवाइव अगर करना है ना, तो एड्स वाले लोगों को एक तो ऐसे नहीं देखना विक्टिम की तरह कि हो एड्स, तो एक ही कोज नहीं है ना। कई लोगों को क्या होता है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहा है, मुझे नहीं मेंशन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी जगह पे कुछ कहते हैं ना कि ये जो स्टाफ होता है अनट्रेंड है या लेजी स्टाफ है, ठीक है जी, एक ही इंजेक्शन से, या वही बंच ऑफ क्रूक्स भरे पड़े हुए हैं कि वो लोग ये इस तरह की प्रिकॉशंस ले ही नहीं रहे हैं कि हमें नीडल चेंज करनी है, हमें सिरिंज कोई और लेनी है, तो गलती से कई बार एक ही नीडल, या कई बार जैसे ये मैंने बताया ना, बाल वाल कटवाने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी तरह का ब्लेड है, कोई उस तरह है, वो चीज़ें इस तरह से भी तो एक्सीडेंटली कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है इन डिजीज। तो ज़रूरी नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स या मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से ही वो एड्स की गिरफ्त में आया है। तो सपोज ये डिजीज़ हो भी गई तो उस पर्सन को डेली बेसिस पे अपनी डेली की इम्यूनिटी इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट्स या इन दी फॉर्म ऑफ जो भी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उन मेडिसिन की फॉर्म में डेली इम्यूनिटी उसको अपनी बॉडी के लिए लेनी पड़ती है, तब तक वो सर्वाइव करेगा। अब जैसे रोज की एक गोली या जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होंगी, उनके मैं नेम भी बताऊंगी, सब बताऊंगी इन दी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो वो डेली की इम्यूनिटी, वो डेली का दवाई ले रहे हैं, डेली की इम्यूनिटी बिल्टअप हो रही है, फिर अगले दिन के लिए फिर मेडिसिन लो, फिर आपकी इम्यूनिटी है, फिर मेडिसिन लो, फिर इम्यूनिटी है। तो डेली इम्यूनिटी हमें जो है एक्वायर करनी पड़ रही है इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। तो यहाँ पे अपनी खुद की इम्यूनिटी तो ठप हो जाती है। अच्छा, ये सारी की सारी जो डिजीज है ना बेटा, ये देखो सिर्फ जेनाइटल वॉर्ट्स को छोड़ के, इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट इज़ नॉट क्योरेबल, इट इज़ नॉट क्योरेबल। तो वायरल डिजीजेज जो है बहुत ड्रेडफुल है, इनका जल्दी से कोई भी क्योर भी नहीं है। इसका क्या क्योर हो सकता है, इसका क्योर क्या है, वॉर्ट्स को देखा बहुत सारे लोग तो कटवा देते हैं, ऐसे नहीं कटवाना, कहीं पे भी जाके सर्जिकल रिमूवल हम इसको बोल सकते हैं, या आप कह सकते हो ये जो ये एक तरह से ये जो टर्म्स नहीं कई बार माइंड में आती, ये केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे हो गया, या किसी भी तरह की कोई भी जैसे किसी पिंपल के ऊपर, किसी ब्लिस्टर के ऊपर हम लोग ऊपर दवाई लगा लेते हैं, किसी भी तरह का कोई क्रीम लगा लेते हैं, तो उसको उसको भी हम क्या बोलते हैं, इसी तरह जेनाइटल वॉर्ट्स के ऊपर भी क्या लग जाते हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस। हाँ, ये टर्म नहीं मुझे याद आ रही थी। किसी भी तरह की कोई टॉपिकल क्रीम है, कोई टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं, तो उनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे धीरे धीरे बैठ जाएंगे। या कुछ ऐसी ड्रग्स खाओ कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये जो इस तरह के वायरस बॉडी में घुसे तो उनको खुद ही मार दे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट से भी इनको जलाया जा सकता है, इनको सर्जिकली काटा जा सकता है, इनके लिए कीमोथेरेपीज भी दी जा सकती है, पर वो कीमोथेरेपी वो लेवल की नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट्स ही हैं कुछ तरह के। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं जेनाइटल वॉर्ट से छुटकारा पाने के लिए। तो दीज आर दी ओनली क्योरेबल, बाकी इन तीन का अभी तक कोई क्योर नहीं है इन दी साइंस। उसके बाद आ जाइए प्रोटोजोन एसटीडीज पे। और प्रोटोजोन से जो हमारे पास है एक ही डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनिएसिस, या इसी का दूसरा नेम क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज दी ल्यूकोरिया। क्या है, ट्राइकोमोनिएसिस या ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया समझते हो ना, वाइट मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, वाइट मिल्की कॉटन लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम दी जेनाइटल्स, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोरिया।
किसकी वजह से होता है? देखो इसके नेम के अंदर ही कॉजेटिव एजेंट छुपा हुआ है और उसका नेम क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। क्या नेम है? ट्राइकोमोनास, और ये स्मॉल बी है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है जो क्या है? एक प्रोटोजोन है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो यूजुअली अगर फीमेल की वेजाइना की बात की जाए, जो वेजाइना का इन्वायरमेंट है ना, वेजाइना, जो वेजाइनल इन्वायरमेंट है, इट इज ऑलवेज एसिडिक। पीएच अराउंड, है ना, बहुत कम रहता है यहाँ पे पीएच। तो कैसा इन्वायरमेंट है? फीमेल वेजाइना नहीं बोलना चाहिए, वेजाइना फीमेल के ही पास है, तो वेजाइनल इन्वायरमेंट कैसा रहता है? एसिडिक। और एसिडिक इन्वायरमेंट किसकी वजह से रहता है? अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। कौन सा बैक्टीरिया होता है वहाँ पे? लैक्टोबैसिलस। अभी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पता क्या करता रहता है बेटा? वेजाइना के आसपास क्या, वेजाइनल कैनाल के पास क्या, जो भी सेल के पास होता है ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को ये लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करते रहते हैं इन दी लैक्टिक एसिड। तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट किसकी वजह से है? लैक्टिक एसिड क्या प्रोड्यूस करते रहते हैं? लैक्टिक एसिड। और एसिड की वजह से क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट कैसा रहता है? एसिडिक। और एसिडिक इन्वायरमेंट में कोई भी प्रोटोजोन कैन नॉट सर्वाइव। कौन? प्रोटोजोन कैन नॉट सर्वाइव। किसी वजह से, किसी खान पान की वजह से, है ना, किसी और टेबलेट की वजह से, किसी कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं उनकी वजह से, या बाय एनी अदर मीन्स, या बार बार वेजाइनल डाउचेस यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से, अगर ये इन्वायरमेंट हो जाता है क्या? एल्केलाइन। तो एल्केलाइन इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी? प्रोटोजोन ग्रोथ। और प्रोटोजोन ग्रोथ अगर हो गई तो क्या हो जाएगी? डिजीज। कौन सी डिजीज? एसटीडी। तो इनसे बचने का इकलौता उपाय क्या है? अपने वेजाइना के इन्वायरमेंट को एल्केलाइन बना के रखना, और वो एल्केलाइन बना के रखना हमारे हाथ में है ना। समटाइम कुछ मेडिसिन से किसी चीज़ के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो लोग हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अदरवाइज वेजाइना का इन्वायरमेंट जब तक एसिडिक है तब तक वहाँ पे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नहीं है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या होती है? इचिंग। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इचिंग, स्वेलिंग, उसके अलावा वाइट कॉटनी डिस्चार्ज, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोरिया। ल्यूको क्या होता है? कलरलेस वाइटिश जो है ट्रांसपेरेंट कॉटनी डिस्चार्ज जो है जेनाइटल्स में से निकलता रहता है। मेल्स के केस में भी ये बीमारी हो जाती है, लेकिन मेल क्या रहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। क्यों रहते हैं एसिम्प्टोमेटिक? क्योंकि उनकी पेनिस के अंदर क्या रहता है? पेनिस ही जो है ना, एक इकट्ठी डक्ट है उनके लिए। पता ही है कि यूरिन भी वहीं से जाएगा और सीमेन भी वहीं जाएगा, लेकिन यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो बार बार जितनी बार मेल यूरिनेट करेगा, जो यूरेथ्रा है उतनी ही बार एसिडिक हो जाएगा। तो वहाँ पे ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता इन दी एसिडिटी। तो क्या रहेंगे? मेल्स क्या रहेंगे? एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। तो बेटा हमारे पास डिजीजेज हम लोगों ने पढ़ ली हैं। बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है? गोनोरिया पढ़ लिया है हमने, सिफिलिस पढ़ लिया है हमने, और क्लेमाइडियासिस पढ़ लिया है ना। तो गोनोरिया का कौन था? निसीरिया गोनोरी। सिफिलिस का, अरे सिफिलिस का है, मुझे लग ही रहा था, मैं लिखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। दैट इज ट्रैपोनीमा। इसको प्लीज मेक अ करेक्शन। इट इज, क्योंकि बेटा पॉजिटिव एजेंट गलत नहीं होने चाहिए। ट्रैपोनीमा पैलिडम। इसका आ गया क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। तो बेटा क्या नेम, क्या याद रखना है हमें? इनको भूल जाओ सिम्टम को, हमें याद रखने हैं इनके पॉजिटिव एजेंट। इधर क्या आ गए? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट कौन आ गया? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज इग्नोरेंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। अगर अब हम एनसीईआरटी के पेज की तरफ जाएं, अगर आपके सामने खुली है तो उसको बेटा पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग तो जो है डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचते ही नहीं इन केस ऑफ एसटीडीज, अगर उनको पता चल भी जाए। क्यों नहीं पहुंचते? अच्छा, पहली बात तो क्यों नहीं पहुंचते, पहले उसको डिस्कस करते हैं। पता चल भी जाए बाद की बात है,
क्योंकि इग्नोरेंस मोस्टली क्या होती है इन केसेस में, क्योंकि ये केसेस इतने ज़्यादा फैटल हो जाते हैं, ड्रेडफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अर्ली सिम्टम्स, अगर आपकी एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें लिखा हुआ है बेटा, जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या रहते हैं? ऑलमोस्ट मोस्ट आपके लिख सकते हो ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल। अर्ली सिम्टम जल्दी से दिखते ही नहीं हैं, समझ ही नहीं आते हैं। तो डिजीजेज मोस्टली क्या रहती हैं हमारे पास, अगर सिम्टम है भी तो हमें समझ नहीं आते। सबसे बड़ा इग्नोरेंस का रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया जाए क्या है? सोशल एनिग्मा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एसटीडी होगी, एसटीडी, हाँ एसटीडीज हो गई तो सोसाइटी क्या कहेगी? अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम कहीं डॉक्टर को बता रहे हैं ये क्या हो गया, अरे भाई शिम शिम नहीं हो जाए हमारी, है ना, तो हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात आई तो हर एक की दिमाग में एक ही घंटी बजती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, बस। तो इन चीज़ों पे बात करना हमारे लिए, मैं बार बार इस चैप्टर में बोल चुकी हूँ कि हम लोग क्या समझते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बात करना, या और सेक्स रिलेटेड पहलुओं के बारे में बात करना को हम आज भी क्या मानते हैं? सोशल एनिग्मा। कि हाय हम डॉक्टर के पास चल गए, हाय डॉक्टर ये नहीं सोचे, कोई जान पहचान का ना मिल जाए, अरे यार हम उसको क्या बताएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। वो शेम के चक्कर में हम लोग क्या बना के बैठ जाते हैं, इन डिजीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं। और बड़ा कितना, आप इनको हल्के में मत लेना। जितनी भी एसटीडीज है ना बेटा, दीज मे लीड टू डेथ, इवन पर्सन की डेथ तक यहाँ पे हो जाती है। तो जो भी अर्ली सिम्टम्स हैं, सबसे पहले कोई भी सिम्टम अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है उसको इग्नोर नहीं करें, उसको समझने की कोशिश करें क्या सिम्टम है, और उसके जल्दी से जल्दी उपाय के लिए क्या करना चाहिए? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फास्ट। और सोशल एनिग्मा समझ के इन पे बात, उसको एनिग्मा मत समझो। क्या है? फिर क्या हो गया? डिजीज़ है, हमें नाक कान गला खराब होता है, कोई यहाँ पे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, और कहीं पेट में हो गई, कहीं पे भी हो गई, भागते हैं ना डॉक्टर की तरफ। तो भैया ये भी तो बॉडी का पार्ट ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इनमें कोई किसी भी तरह के इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो यू शुड कंसल्ट डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जैसे आप और बीमारी में जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है इग्नोरेंस, इस वजह से हो रही है कि एक तो हम इन चीज़ों पे बात ही नहीं करेंगे, दूसरा सिम्टम हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमें अर्ली सिम्टम्स जो है दिखते ही नहीं, समझ नहीं पाते, और होंगे भी तो हम इग्नोर करने की सोचते हैं, अरे अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, घरेलू उपचार करना शुरू कर देते हैं। उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आप समझ भी नहीं सकते क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे पता है क्या हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस में? आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन के अंदर सारी कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं कि सबसे पहले तो लाइफ थ्रेटनिंग है ये। कैसे? कॉम्प्लिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। उसके अलावा स्टिल बर्थ्स, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, एबॉर्शन, है ना, और स्टेरिलिटी। ये सभी की सभी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है ना बेटा। तो ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं, हाँ सॉरी, तो पीआईडीज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, एबॉर्शंस हो सकते हैं, इट में लीड टू स्टेरिलिटी ऑल्सो। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज तो आपको पता ही है कितनी ड्रेडफुल है, ट्यूब ही फट जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं कि हम लोग जाते नहीं हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से, लेकिन दीज में लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। और जो कॉमन सिम्टम की अगर बात करें ना, वो भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ। कॉमन सिम्टम क्या रहते हैं? बेसिकली इचिंग, सारी की सारी जितनी भी हमने एसटीडीज पढ़ी हैं इनमें कॉमन सिम्टम्स क्या रहेंगे? इचिंग रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, उसके अलावा क्या होगा? फ्लूइड डिस्चार्ज, है ना। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक दो और आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हो। तो इग्नोर नहीं करना है एसटीडीज़ को, क्योंकि इससे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
एबॉर्शंस भी हो सकते हैं। एबॉर्शन कैसे हो सकते हैं, सोच सकते हैं एबॉर्शन कैसे होगा? अब जब डिजीज़ वेजाइनल कैनाल से सर्विक्स से होते यूटरस में पहुंच गई, यूटरस में क्या है, एंडोमेट्रियम भी तो इन्फेक्ट होगी, और इन्फेक्टेड एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन कैसे होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बनना स्टार्ट हो गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, वो क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट करेगा। कहाँ करेगा? एंडोमेट्रियम तो फॉल्टी हो रही है या इन्फेक्टेड एंडोमेट्रियम है, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। या स्टिल बर्थ, बच्चे की जो है उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गई, फीमेल जो है शी इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो अंदर जो बच्चा पनप रहा था उसकी डेथ हो गई। स्टिल बर्थ का मतलब समझ रहे हो, मुर्दा बच्चा पैदा होना, है ना। उसके अलावा स्टर्लिटी, स्टर्लिटी कैसे, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यूटरस में फैल गया, यूटरस से फेलोपियन ट्यूब में चला गया, फेलोपियन ट्यूब का जो है उसके सीलिया विलिया ख़त्म हो गए, वहाँ से वो पेल्विस में आ गया, पेल्विक में आके इतनी सारी इन्फ्लेमेशन कर दी, इतना सारा इन्फेक्शन वहाँ पे फैला दिया। अच्छा, एंडोमेट्रियम में अगर इन्फेक्शन होगा, एंडोमेट्रियम फॉल्टी हो जाएगी, और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा तो मैंने क्या कहा, उनके सीलिया विलिया खत्म हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम भी अजीब हो जाएगी, तो वो क्या रहेगी, अनफिट हो जाएगी फॉर दी कॉन्सेप्शन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो स्टेराइल भी हो सकते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के भी केसेस बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेटा हैं कॉम्प्लिकेशन जिनको हल्के में नहीं लेना। तो फिर इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं? सबसे अच्छा तरीका क्या है? अवॉइड sexual intercourse with infected, or you can say multiple partners। और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है? यूज ऑफ बैरियर मेथड, use of barriers such as condoms during sexual intercourse, और in case अगर डिजीज हो भी गई, इन्फेक्शन हो भी गया, यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन ASAP, as soon as possible। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, इनसे बचाव बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी बोलती है, और हमारा भी मुद्दा बोलता है। क्योंकि देखो, मैंने क्या पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम पढ़ाया था ना, और उसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर भी एक उसमें ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? रिप्रोडक्टिव, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट का ये जो पूरा आरसीएच प्रोग्राम चला था ना, उसमें एक चीज़ पे और ध्यान दिया गया है, क्या? दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। क्योंकि कोई भी सोसाइटी को, मुद्दा क्या है आरसीएच का, सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है, हमें और एस्पेक्ट्स के साथ साथ रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी बनाना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर उसमें बहुत ज़रूरी है। एक सोसाइटी को अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो, कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या करना पड़ेगा? ये सारी डिजीज़ से लड़ने की भी उनमें क्षमता भी होनी चाहिए, उनको पता भी होना चाहिए, उनका रोकथाम, उनकी बचाव भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला काम ये आता है, अगर सोसाइटी को हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है, तो उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, बीमारी ना हो, उसके लिए क्या हो, वहाँ पे बीमारी ना होने से बचाव के तरीके पता होने चाहिए, और उन बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, खुल के बात करनी आनी चाहिए, सिम्टम्स को समझने की सोच समझ क्षमता होनी चाहिए इंसान में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इन STIs पे या STDs पे बात जब तक नहीं करेंगे, इनको नहीं समझेंगे, तो बेटा ये जो एक ऑब्जेक्टिव है ना आरसीएच का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, इसको हम अचीव नहीं कर सकते। और जब तक इसको अचीव नहीं करेंगे, हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी नहीं मेंटेन कर सकते। तो हमारी कंट्री कैसे हेल्दी होगी? क्योंकि हेल्थ में सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट ही नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स भी बताए थे ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी, उसमें भी फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट हमने पढ़े थे।
तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना। इसीलिए ये लेक्चर भी था, और ये लेक्चर आज आपके लिए भी था, और हमारे दायरे में रह के हमारे कोर्स के हिसाब से भी था, क्योंकि बेटा हमें यहाँ से क्या करना है, स्कोर करना है, हमें तो एग्ज़ाम देना है, और साथ में अपने लिए भी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हम लोगों में हर चीज़ को लेके इस वक्त बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं, तो उन एक्साइटमेंट्स को भी किल करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए इस तरह के लेक्चर्स आपकी बुक्स में, आपके कोर्स में इसीलिए डाले गए हैं कि आप भी इन चीज़ों को समझ सकें, अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें, या और किसी का भला कर सकें बाय टेलिंग ऑल दीज टू अदर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो गया सर? हाँ सर, वो तो